डेट है आज 18 जनवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है हुंगा टोंगा हुंगा हापई वॉल्केनो। वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी बोलते हैं हिंदी में। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंटली अभी इरप्ट हुआ इसलिए न्यूज़ में है। पैसिफिक कंट्री एक टोंगा जहाँ पे ये इरप्ट हुआ है। पैसिफिक ओशन है भाई साहब ये वाला। यहाँ पे देखो, ये बड़ा कर लेता हूँ मैं मैप को। ये देखो इधर, ये टोंगा कंट्री एक आइलैंड कंट्री, यहाँ पे ये इरप्ट हुआ है। इसकी वजह से जो इसकी कैपिटल है टोंगा कंट्री की, नुकुआ लोफा इसकी राजधानी है, यहाँ पे सुनामी आ गई और फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई यहाँ पे। लेकिन कोई डैमेज हुआ हो प्रॉपर्टी का ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये जो होंगा टोंगा इरप्शन है इसकी वजह से साउथ पैसिफिक एरिया में शॉक वेव जनरेट हुई। शॉक वेव का मतलब वाइब्रेशन, एक तरह से जैसे आपके फ़ोन में वाइब्रेशन होती है, जनरेट होती है वाइब्रेशन। तो ये वॉल्केनो क्या होते हैं, अगर डिटेल में आपको जानना है तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में डिटेल में लेक्चर देख सकते हो। कई टाइप के वॉल्केनो होते हैं ज्वालामुखी, हम यहाँ पे सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जो वॉल्केनो है ये भाई साहब जो देख रहे हो आप इमेज में, ये है वॉल्केनो। कुछ इस तरह से इरप्ट होता है अर्थ से। यानी कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो अर्थ में ओपनिंग हो रही है, ये अर्थ है, अर्थ में ओपनिंग हो रही है तो क्या बोलेंगे, ओपनिंग ऑफ द अर्थ, थ्रू विच, ओपनिंग हुई अर्थ की, ये अर्थ ओपन हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, इसमें से कुछ मिनरल्स बाहर आए, कुछ लावा बाहर आया, कुछ लिक्विड बाहर आया, कुछ और खनिज पदार्थ वगैरह कुछ भी इसमें से बाहर आया। तो डेफिनेशन बना देंगे ओपनिंग ऑफ द अर्थ थ्रू विच, जिसके जरिए कुछ गैसेस बाहर आती हैं, मोल्टन रॉक मटेरियल, पिघला हुआ लावा, एस, स्टीम, भाप जनरेट होती है। कहाँ से, इस एमिटेड आउटवर्ड इन द कोर्स ऑफ एन इरप्शन, यानी कि इरप्शन के दौरान, निकलने के दौरान ये सब बाहर आता है। इसी को वॉल्केनो बोलते हैं। ये वॉल्केनिक एक्टिविटी है जो एंडोजेनेटिक प्रोसेस का ही एक एग्जाम्पल है। देखो जो अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर दो तरह की फोर्स लगती हैं। जो जोग्राफर हैं भाई साहब, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दो तरह की फोर्सेस बताई हैं, बल बताए हैं, एक एंडोजेनेटिक और एक एक्सोजेनेटिक। एक्सो और जेनेटिक की स्पेलिंग नीचे लगा लो, ये जेनिक या जेनेटिक, जेनिक बोलो आप, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक का मतलब है अर्थ के अंदर, एंडो का मतलब अंदर, अर्थ के अंदर फोर्स लग रही है। और अर्थ के अंदर फोर्स किसकी वजह से लग रही है, रेडियो एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं अर्थ के अंदर, जैसे यूरेनियम है, ये रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं, तो इनकी वजह से जनरेट हो रही है फोर्स। और प्लेट है जो अर्थ की प्लेट, वो मूव करती रहती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जैसे ये प्लेट है भाई साहब, ये आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट हो गई, यानी कि आपस में टकरा रही हैं, कोलाइड हो रही हैं। जब कंस्ट्रक्टिव नहीं होंगी, ये आपस में टकरा रही हैं तो डिस्ट्रक्टिव होंगी। यानी कि डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि यहाँ पे कुछ टूट रहा है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराएंगी तो यहाँ पे विस्फोट होगा, इसकी वजह से वॉल्केनो भी निकल सकते हैं। और कंस्ट्रक्टिव तब होती है, देखो जब एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करती हैं, तो ये हो जाएंगी कंस्ट्रक्टिव। इसकी वजह से यहाँ से देखो लावा वगैरह निकलेगा, उससे यहाँ पे माउंटेन बनेंगी, पहाड़ बनेंगे अगर अर्थ से बाहर आएगा। तो ये हो गई एंडोजेनिक फोर्सेस, यानी कि जो अर्थ के अंदर लग रही हैं, और एक्सोजेनिक होगी जो अर्थ के बाहर लग रही हैं, जैसे हवा की वजह से फोर्स लग रही है, या पानी की वजह से फोर्स लग रही है, वाटर की वजह से, रिवर बह रही है, रिवर क्या है, सॉइल इरोजन कर देती है, डिग्रेड कर देती है, या माउंटेन को तोड़ देती है पानी के बहाव की वजह से, ये है एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में आपने पढ़ी होंगी। तो ये जो वॉल्केनो के जो एक्सप्लोजन होता है उसकी वजह से बहुत सारे लैंड फॉर्म बनते हैं, यानी कि जो अर्थ है, अर्थ पे बहुत तरीके के लैंड फॉर्म बनेंगे, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू या प्लेन्स बन जाएंगे। तो ये सब बनते हैं वॉल्केनो की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है पर्पल रिवॉल्यूशन और अरोमा मिशन इन इंडिया। पर्पल आप जानते हो जामुनी कलर या बैंगनी कलर, जामुन जैसा होता है। तो ये पर्पल जो रिवॉल्यूशन है किस लिए चलाई है, ये चलाई है एक लेवेंडर नाम का भाई साहब फूल होता है, फ्लावर, उसको प्रमोट करने के लिए। और भी कई सारे फ्लावर के तरह के प्लांट हैं जिनको प्रमोट किया जाता है इस रिवॉल्यूशन में। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाई थी इंडिया ने 1997 में, 1997 या 1978 बोल, 1967 टू 68 इस पीरियड में चलाई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, ताकि हमारे इंडिया में जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ सके, हम फूड प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट बन सकें,
मतलब आत्मनिर्भर बन सके, जितना हमें फूड चाहिए उतना जनरेट कर सके और हम बने भी और दूसरे कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो पर्पल रिवॉल्यूशन चलाई है। ये देखो कई साल हो गए हैं इसे, अभी न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि और भी एरियाज़ में इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिली। जो अरोमा मिशन है या पर्पल रिवॉल्यूशन, इसको लेवेंडर रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लेवेंडर नाम का जो प्लांट है ना, उसको प्रमोट किया जाता है उगाने के लिए कि किसान इसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, क्योंकि इसकी कीमत अच्छी खासी मिलती है। इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो देखेंगे हम इस न्यूज़ में ही। ये जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट की गई थी पर्पल रिवॉल्यूशन, ताकि वहाँ के जो किसान हैं उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सके और उनके लिए इनकम जनरेट की जा सके, जिससे उनको प्रॉफिट हो और उनकी लाइवलीहुड में इम्प्रूवमेंट हो। तो क्या है अरोमा मिशन? देखो अरोमा मिशन में कई सारे फूल पत्ती के तरह के प्लांट हैं जिनको उगाया जाता है एग्रीकल्चर में। इनकी वजह से इंडस्ट्रीज़ में जो ये यूज होते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होती है, तो वहाँ पे अरोमा इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होगी, साथ साथ रूरल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए काम भी मिलेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि टारगेट लक्ष्य क्या है? एक तो अरोमेटिक जो क्रॉप्स हैं जो ऑयल्स बनाने के लिए, तेल बनाने के लिए यूज होती हैं, उनके कल्टीवेशन को यानी कि उगाने के लिए प्रमोट करना, उनको बढ़ावा देना। साथ साथ जो इंडियन फार्मर्स हैं, हमारे भारत के किसान हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, और जो अरोमा इंडस्ट्रीज़ है उसमें इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना, यानी कि पूरे ग्लोब में इंडिया लीडर बन के उभरे इस इंडस्ट्रीज़ में। साथ साथ फार्मर्स को बेनिफिट भी होगा क्योंकि उनको प्रॉफिट होगा फसल बेचने के बाद, और जो वेस्ट लैंड है उसका यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि ये जो प्लांट है ना, जो खाली भूमि पड़ी है जहाँ पे कुछ उग नहीं पाता है, तो वहाँ पे भी ये थोड़ी भूमि को फर्टाइल करके ये उगाया जा सकता है। और जो और सारी प्रोटेक्शन है, मतलब वाइल्ड को, जंगल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है एनिमल ग्रेजिंग से, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है जहाँ पे ग्रेजिंग की जाती है एनिमल्स की, ग्रेजिंग का मतलब है पशुओं को चराना, क्योंकि पशु अगर मान लो यहाँ से घास वगैरह उग रही है, चर जाते हैं ये, तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है, और सॉइल जब इरोजन हो जाता है यानी कि मृदा अपरदन, तो इसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ भूमि है, जो यहाँ से ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ उग नहीं पाता है, तो इसको भी रोकना इसका मेन टारगेट है। दूसरा जो वुमन फार्मर्स हैं उनके लिए रोजगार जनरेट करना। नेक्स्ट है इसकी नोडल एजेंसी कौन है जो इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, इस स्कीम को, जो इस मिशन को या फिर रिवॉल्यूशन को। ये CSIR का ही एक इंस्टीट्यूट है। CSIR का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका इंस्टीट्यूट है CSIR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स, ये लखनऊ में है, ये इसको इम्प्लीमेंट करता है। कौन कौन से अरोमेटिक ये प्लांट्स हैं? अरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित प्लांट, सुगंधित पौधे जिनसे सुगंध आती है, अच्छे होते हैं, जैसे आप गुलाब का फूल सूंघते हो उससे सुगंध आती है, तो इसी तरह के ऐसी लेवेंडर है भाई साहब, ये है लेवेंडर, आप देख सकते हो पर्पल कलर का, इसको इसमें बढ़ावा दिया जाएगा कल्टीवेशन के लिए, उगाने के लिए। नेक्स्ट है एक डेमास्क रोज़, ये रोज़ है भाई साहब, ये जो गुलाब है उसकी प्रजाति है, स्पीसीज है डेमास्क रोज़। एक है ये मस्क बाला, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, बाला बाल या कुछ और भी, ये ऐसा दिखता है कुछ इस तरह का। तो ये प्लांट्स हैं जिनको उगाया जाएगा, इसमें प्रमोट किया जाता है। इसमें इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे लेवेंडर ऑयल बनाया जाता है, जो लेवेंडर की फूल पत्तियाँ उनसे ऑयल निकाला जाता है, तेल, और इसकी कीमत मार्केट में होती है कम से कम एटलीस्ट 10,000 पर लीटर, 1 लीटर तेल 10,000 का बिकता है ये। इससे लेवेंडर वाटर निकाला जाता है जो लेवेंडर ऑयल को सेपरेट करता है, और फिर ये इंसेंस स्टिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। इंसेंस स्टिक का मतलब सुगंधित लकड़ी जो होती है ना, स्टिक का मतलब लकड़ी, लाठी या डंडा कुछ भी हो सकता है, ऐसे बनाने के लिए यूज किया जाता है। और हाइड्रोसेल भी इससे बनाया जाता है डिस्टिलेशन करने के बाद। ये शॉप में या रूम फ्रेशनर जो होते हैं ना, आप रूम में डालते हो, जो सेंट वगैरह की तरह, परफ्यूम वगैरह की तरह यूज होते हैं, उनमें ये यूज होता है, और साबुन वगैरह में भी यूज होता है ये। कौन कौन सा एरिया कवर किया जा रहा है इस मिशन में, क्रांति में, रिवॉल्यूशन में, पर्पल रिवॉल्यूशन में? जम्मू कश्मीर से तो स्टार्ट किया गया था, उसके अलावा ये विदर्भा रीजन है जो महाराष्ट्र में, बुंदेलखंड रीजन है MP और UP के बॉर्डर एरियाज़ में, गुजरात है, मराठवाड़ा है महाराष्ट्र में, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और भी कई सारे स्टेट हैं, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो सूखा पड़ती है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, और यहाँ पे कोई और फसल उगती नहीं है,
तो अगर ये उगाया जाएगा, देखो किसानों को इसका दाम भी अच्छा मिल जाएगा, यानी कि उन्हें रोजगार भी मिल जाएगा और उन्हें फ़ायदा भी होगा, इनकम जनरेट होगी। तो इन एरियाज में उगाया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर नेट जीरो बिल्डिंग्स। नेट जीरो बिल्डिंग का मतलब सिर्फ इतना है, ये आपको इतना याद रखना है कि कोई भी बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग बन रही है भाई साहब, या आपका कोई घर है, तो वहाँ पे जितनी एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी का यहाँ पे मतलब है पावर, जो आपके घरों में बिजली आती है, जितनी वो यूज कर रहे हैं घरों में या बिल्डिंग में कहीं पे भी, उतनी वो क्या है, रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट करें, यानी कि सोलर एनर्जी से या विंड एनर्जी से। यानी कि आपने घरों पे जैसे ब्लू पैनल देखे होंगे सौर ऊर्जा बनाने के लिए, वो लगा दें कि वो खंभों से, पोल से जो बिजली आती है आपके घरों में, वो यूज ना करें, कि कहाँ से यूज करें, सोलर एनर्जी से, नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल सोर्स से, जितना उनको चाहिए। तो वो बिल्डिंग कैसी मानी जाएगी, वो बिल्डिंग मानी जाएगी ग्रीन बिल्डिंग एक तरह से, और यही होगी नेट जीरो बिल्डिंग। यानी कि जितनी उसे एनर्जी चाहिए उतना खुद वो प्रोड्यूस कर रही है और उसी को यूज कर रही है। तो कोई भी होम हुआ, घर या कोई भी स्ट्रक्चर जो यूज करता है उसको नियर जीरो एनर्जी बिल्डिंग या नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग बोलते हैं उसे। और इसका एक फ़ायदा और है, अगर मान लो किसी बिल्डिंग में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मान लो ज़्यादा बिजली बना रहा है जितनी उसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो उसको वो इलेक्ट्रिक ग्रिड में ट्रांसफ़र कर सकता है। इलेक्ट्रिक ग्रिड का मतलब है जो पोल लगे होते हैं ना, बिजली के पोल, इलेक्ट्रिक पोल, खंबे, जिनकी वजह से आपके घरों में बिजली आती है तार से, वायर से, तो उनमें वापस ट्रांसफ़र की जा सकती है, कोई एक्स्ट्रा बिजली बना रहा है, तो सोचो कितना फ़ायदा है। नेक्स्ट टॉपिक है वोट थ्रो पोस्टल बैलेट। ये जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पोस्टल बैलेट के जरिए वोट करना, ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, जर्नलिस्ट, उनके लिए एक्सटेंड कर दिया ये वोट थ्रो पोस्टल बैलेट। तो पोस्टल बैलेट का क्या मतलब है, देखो जनरली क्या होता है, जिस गांव, शहर या सिटी टाउन से आप हो, आपकी वोट बनी हुई है, तो जब भी इलेक्शन होता है आप अपने एरिया में जाके वहीं पे ही वोट कर सकते हो जनरली। लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ फैसिलिटी कुछ ऐसे लोगों को प्रोवाइड करता है कि अगर वो मान लो अपने एरिया में नहीं भी हैं, कहीं पे भी हैं देश के किसी भी कोने में, तो वहाँ से वो पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कर सकें। इसी में बहुत सारी कैटेगरी हैं, उसी में एक कैटेगरी ऐड की गई है जर्नलिस्ट की। तो पोस्टल बैलेट क्या हो गया कि देश के किसी भी कोने में वो पोस्टल बैलेट के जरिए कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट का मतलब है पोस्ट करके, आप पोस्ट कर दोगे, स्पीड पोस्ट या भाई साहब कैसे भी भेज दोगे आप, रजिस्टर पोस्ट के जरिए, कैसे भी पोस्ट ऑफिस के जरिए भेज दोगे आप। तो ये प्रोसीजर क्या होता है, जब भी मान लो किसी को पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग करनी होती है, तो वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाएगा, वहाँ पे एक फॉर्म होता है, फॉर्म 12D उसका नाम है, ये डाउनलोड करेगा और ये रिटर्निंग ऑफिसर को दे देगा। रिटर्निंग ऑफिसर है जो वो वेरीफाई करेगा कि हाँ आप पोस्टल बैलेट के जरिए कर सकते हो। और फिर ये वोटिंग का जो भाई साहब काउंटिंग का डे है ना, जैसे वोटिंग जिस दिन काउंटिंग होनी है, इलेक्शन हो गया, वोट पड़ गई सारी, और अब काउंट होने की डेट मान लो आज 18 जनवरी को इलेक्शन हो गया और वोटिंग की काउंटिंग होनी है मान लो 20 जनवरी को, तो 20 जनवरी से पहले पहले ये पोस्ट करेगा उसको अपने बैलेट को, जो फॉर्म डाउनलोड किया था, ये तो इन्फॉर्मेशन देगा अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में कि मुझे वोटिंग करनी है। किसको देगा ये, उसकी जो डिस्ट्रिक्ट में रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना, जहाँ पे भी वो है रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से कंसल्टेशन करके एक डिस्ट्रिक्ट के किसी ऑफिसर को, जनरली जो होता है आईएएस वगैरह, उनको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्ट मतलब अपॉइंट कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। और यही सारा कुछ देखता है डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन का प्रोसेस। काउंटिंग भी इसी के दायरे में हो रही होती है, जब इलेक्शन हो जाता है तो वोटिंग की काउंटिंग हो रही होती है, तो रिटर्निंग ऑफिसर ही उसकी छानबीन करता है, ओवरसीन करता है, सारा देखभाल करता है। तो इसी को ये एप्लीकेशन देगा, फिर उसका जो नोडल ऑफिसर है कोई भी वहाँ डिस्ट्रिक्ट में, वो वेरीफाई करेगा हाँ आप वोटिंग कर सकते हो पोस्टल बैलेट के जरिए। फिर ये वोटिंग भेजते हैं, कास्ट करते हैं अपनी वोटिंग। तो कौन कौन से इसमें जो वोटर हैं जो एलिजिबल हैं वोट कर सकते हैं इसके जरिए, इसमें देखो सर्विस वोटर हैं, जैसे आर्म फोर्सेज हैं, जैसे आर्मी वगैरह में, मिलिट्री में कोई जॉब करता है तो वो कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के जरिए, या कोई गवर्नमेंट सर्विस है, सर्वेंट है, कोई और किसी जगह पे काम करता है अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे दूर, या इलेक्शन ड्यूटी में जो वोटर हैं, इलेक्शन ड्यूटी में लगी, इलेक्शन ड्यूटी लगा रखी है किसी की, मान लो किसी शहर से है, एमपी से, मध्य प्रदेश से, उसकी ड्यूटी तमिलनाडु में लगी है, कहीं और पे, कहीं पे भी जैसे, या एमपी में किसी और डिस्ट्रिक्ट में लग गई दूर,
100-200 किलोमीटर, तो वो कर सकता है। या फिर कोई ऐसा वोटर है जिसकी 80 ईयर से अबव एज है, 80 साल से ज़्यादा एज है, या कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, अपंग है कोई, तो वो कर सकता है। वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, मान लो किसी को कैद कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया प्रिवेंटिव डिटेंशन में। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है किसी ने अपराध नहीं किया लेकिन उस आदमी पे ये शक है, ए आदमी पे, कि ये इसको अगर खाली छोड़ा गया, गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ये कुछ आगे अपराध कर सकता है, क्राइम कर सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, या कोई रियॉट्स हो सकते हैं इसकी वजह से। तो पुलिस उस टाइम पे क्या है, उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है, यानी कि क्राइम करने से पहले गिरफ्तार करना, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। और क्राइम करने के बाद किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव यानी कि अब तो उसे सजा दी जाएगी, प्यूनिटिव। और प्रिवेंटिव यानी कि उसको बचाना, प्रिवेंट करना, बचाना है अपराध करने से। तो ऐसे वोटर भी कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट रेस्पॉन्स अवेटेड ऑन लॉ ऑन इंटरफेथ मैरिजेस। इंटरफेथ मैरिजेस का मतलब है कोई एक रिलीजन से बिलोंग करता है, एक धर्म से, और दूसरे धर्म के इंसान से शादी कर रहा है, तो ये होगी इंटरफेथ मैरिजेस। ये जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसके लिए जैसे मान लो आपका वो है, जैसे मान लो आप किसी भी रिलीजन से हो, हिंदू से या आप क्रिश्चियन से या आप मुस्लिम से हो या सिख हो, कोई भी धर्म के हो, आप किसी एक धर्म में शादी करते हो आप, तो हिंदू मैरिज एक्ट है हिंदुओं के लिए, शरीयत लॉ है मुस्लिम्स के लिए। सिख और क्रिश्चियन की भी देखो अलग अलग लॉ हैं, लेकिन इनके हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए ही जनरली शादी होती है। अगर मान लो कोई इंटर रिलीजन कर रहा है तो फिर उसका क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है, ये 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट। अगर मान लो कोई आदमी एक हिंदू है और दूसरा मुस्लिम है, ये दोनों लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, तो इनकी शादी रजिस्टर होगी इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में। और अगर मान लो ये रिलीजन कन्वर्ट कर ले, हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए, तो शरीयत लॉ के हिसाब से इनकी शादी हो जाएगी। और इन्हें रजिस्टर नहीं कराना तो मत करवाओ, और आपको भी पता है इंडिया में बहुत कम शादी रजिस्टर होती है कोर्ट में। या फिर मुस्लिम हिंदू में कन्वर्ट हो जाए तो हिंदू जो रीति रिवाज है उनके हिसाब से शादी हो जाएगी, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट में वो रजिस्टर करा सकते हैं, यानी कि कन्वर्जन कर सकते हैं ये। लेकिन अगर ये कन्वर्ट नहीं होना चाहते और अपनी शादी रजिस्टर करना चाहते हैं कोर्ट में, ताकि इन्हें कोई आगे मुश्किल ना हो, और अगर कोई विरोध करे या कोई भी, तो पुलिस प्रोटेक्शन भी दे, तो इस वजह से रजिस्टर कराना चाहते हैं अपने धर्म को बिना चेंज किए हुए, तो फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के जरिए शादी रजिस्टर होगी। लेकिन बहुत सारे कपल ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल के ये कहा कि भाई साहब देखो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, कमियां हैं, तो उनको ख़त्म किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है, रेस्पॉन्स मांगा है। तो ये क्या है इशू है इसका सेक्शन 6 और 7। इसके अंदर ये कहा गया, पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये अनरीजनेबल है और आर्बिट्ररी है, यानी कि ये मनमर्जी से जो लोग शादी करते हैं उनकी शादियों को रुकवा दिया जाता है, ये अनरीजनेबल है। कैसे हैं, जब भी कोई मान लो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी रजिस्टर कराना चाहता है, तो उस कपल को 30 दिन पहले, जैसे शादी करनी है उसे अगले महीने 18 फरवरी को, और शादी को उसको करने से पहले जो डिस्ट्रिक्ट में एक मैरिज ऑफिसर होता है उसके पास उसको इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है कि मैं अपनी शादी करना चाहता हूँ, हम दोनों अलग अलग धर्म से हैं, तो 30 दिन के बाद हम शादी करेंगे। तो उसे 30 दिन पहले, कम से कम 30 दिन पहले उसे ऑफिसर जो होता है उसके पास नोटिस देना पड़ता है, यानी कि एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तभी उसकी शादी रजिस्टर हो सकती है। तो ये क्या प्रोसीजर है सारा जानते हैं। देखो इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट है जो 1954 का, इसमें जो शादी है रिलीजियस कस्टम या रिचुअल के बिना रजिस्टर की जाती है। इसमें कोई भी पीपल शादी करना चाहता है, इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाहता है, तो वो रजिस्टर करा सकता है बिना किसी फॉर्मेलिटी को निभाए हुए। यानी कि ये लॉ है जो सेकुलर इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए हमारे देश में बनाया गया, यानी कि धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म आए हमारी कंट्री में, कोई धर्म या जाति या किसी के नाम पे विरोध ना करे, हार्मनी हो सके एक दूसरे धर्म में, यानी कि मधुर संबंध हो सके, जो धर्म के नाम पे भेदभाव होता है वो मिटाया जा सके, इसलिए ये लाया गया था। इसमें क्या मतलब प्रोसीजर है, इसमें क्या विधि अपनाई जाती है जब इसमें शादी रजिस्टर की जाती है। कोई भी पार्टी मान लो शादी करना चाहता है, कोई भी एक पार्टी या दोनों 30 दिन पहले कम से कम
ये रजिस्टर ऑफिसर होता है जो डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है मैरिज ऑफिसर, तो उसके पास ये एप्लीकेशन लेके जाएंगे, फिर वो मैरिज नोटिस बुक में वो रजिस्टर करेगा उसको कि ये आदमी 1 महीने बाद शादी करेंगे। फिर जो मैरिज ऑफिसर है उस नोटिस को अपने ऑफिस में पब्लिश करेगा। जैसे मान लो भाई साहब डिस्ट्रिक्ट में ये ऑफिस बना हुआ मैरिज ऑफिसर का, यहाँ पे एप्लीकेशन दी इसने, इसके ऑफिस के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा होगा। अब इस पे ये नोटिस लगा देगा 30 दिन पहले ही कि ये फलाने फलाने आदमी है भाई साहब, ये शादी कर रहे हैं 30 दिन बाद। अगर किसी को अपोजिशन है, कोई विरोध करना चाहता है तो आके बताए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लो ज़बरदस्ती किसी लड़की को भगा के ले गए कोई लड़का और ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं, या लड़की नाबालिग है 18 साल से कम है, लेकिन नाबालिग है तो वो तो ये भी देख सकता है मैरिज ऑफिसर डॉक्यूमेंट के जरिए। लेकिन कभी ऐसा होता है बहला के फुसला के हो जाता है भाई साहब काम, आपने देखे होंगे बहुत सारे केस न्यूज़पेपर में। तो इस तरह के केस को रोकने के लिए दिया गया, लेकिन इसका गलत प्रयोग है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो जब आदमी जाता है इस मैरिज ऑफिसर के पास तो सारी डिटेल देता है, नेम्स, डेट ऑफ बर्थ, एज, ऑक्यूपेशन, पेरेंट्स नेम, डिटेल, एड्रेस, पिन कोड, इन्फॉर्मेशन, सारी फ़ोन नंबर वगैरह सब, और ये चिपका देता है नोटिस बोर्ड पे मैरिज ऑफिसर। अब कोई भी आदमी आ सकता है, मान लो जो नहीं कराना चाहता, कई बार ऐसा होता है ना, लड़के लड़की शादी करना चाहते हैं, माँ बाप राजी नहीं है, और उनको पता चल गया तो भाई साहब ऑनर किलिंग हो जाएगी, मार देंगे, क्योंकि इंटर रिलीजन मैरिज है। तो इनको नुकसान है भाई साहब, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्शन लेके आएंगे 30 दिन के बाद तो फिर इनकी शादी नहीं हो सकती, और ये शादी करना चाहते हैं भाई साहब, दोनों लड़का लड़की नौजवान है, एडल्ट हैं, तो शादी कर सकते हैं, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं है तो उनके जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम है इसमें 30 दिन का जो पीरियड है इसमें। तो ये क्रिटिसिज्म क्या होगी, एक तो वनरेबल टू कोर्सिव टैक्टिक्स बाय फैमिली, यानी कि फैमिली ज़बरदस्ती उनको फोर्स कर सकती हैं या उन्हें मार सकती हैं। इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी, उनकी प्राइवेसी का भी उल्लंघन है, क्योंकि सारी डिटेल उन्होंने दी और वो उसने मैरिज ऑफिसर ने डिटेल चिपका दी नोटिस बोर्ड पे, तो उनकी प्राइवेसी का भी उल्लंघन है एक तरह से। पुशिस फॉर रिलीजियस कन्वर्जन, अब देखो इतनी सारी परेशानी है, जब नोटिस बोर्ड पे 30 दिन लगाएगा और कोई आदमी आ गया उसको अपोज करने, तो ये अब जो मैरिज ऑफिसर है ना उसकी डिस्क्रिशन है, उसकी मर्जी है, वो देखेगा कि इसमें दिक्कत है नहीं है, वो कहेगा कि मैरिज करानी है नहीं करानी है, उसका डिस्क्रिशन है अब। तो इस हिसाब से जब इतनी प्रॉब्लम है तो वो कपल क्यों चाहेंगे इस स्पेशल मैरिज एक्ट है जो 1954 का, इसमें रजिस्ट्रेशन कराना। वो सोचेंगे हम ऐसा करते हैं, रिलीजियस कन्वर्जन कर लेते हैं, लड़का या लड़की कोई भी एक हिंदू में हो जाएंगे या दोनों मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मुस्लिम या हिंदू जो रीति रिवाज हैं, कस्टम रिचुअल्स हैं, उनके हिसाब से शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर उसमें रजिस्टर कराने की। और रजिस्टर भी कराना चाहते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट या सरिया लॉ के अंदर रजिस्टर हो जाएगा और नोटिस बोर्ड भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है भाई साहब, इससे रिलीजियस कन्वर्जन बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो यही था आज के लेक्चर में बस।